जब आप अपने नए आईफोन के डब्बे पर बड़े शौक से लिखा हुआ देखते हो असेंबल्ड इन इंडिया, तो आपका सीना घर से चौड़ा हो जाता है। भाई हमारे इंडिया में बना है और आप बिल्कुल गलत नहीं हो उसमें। आफ्टर ऑल पिछले कुछ सालों के अंदर हमने $50 बिलियन से ज्यादा के जो फोन हैं वो हमने एक्सपोर्ट किए हैं। और ये मैं खाली आईफोन्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, $50 बिलियन यानी कि लगभग 4.5 लाख करोड़। आज के दिन एप्पल दुनिया में जो भी फोन बेचती है उसके लगभग 25% इंडिया में असेंबल्ड इन इंडिया का टैग लगा के जाती है। एंड ये जो मैसिव असेंबली इकोसिस्टम है, इसने लगभग 4.5 लाख डायरेक्ट जॉब्स बनाई हैं और लगभग 19.5 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स भी बनाई हैं। और कहीं ना कहीं इसके कारण हमारे देश में एक नए दौर की शुरुआत हुई है। पर अगर आपको ये नंबर सुन के लगता है कि हमने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की अल्टीमेट बाजी को ऑलरेडी जीत लिया है, तो भाई साहब आप गलत हो। क्योंकि दोस्तों जो स्क्रूज एंड ग्लू का ये फेज चल रहा है वो तो हमने जीत लिया है, नो डाउट अबाउट इट, बट ये खाली वार्म अप है। न्यूज चैनल्स आपको एक्सपोर्ट के मैसिव नंबर्स तो दिखाते हैं, पर वो आपको बैलेंस शीट का वो हिडन पन्ना नहीं दिखाते जहां पर लिखा है कि इस पूरे गेम में हमारा असली टारगेट क्या है, यानी कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। और वो नंबर आज भी 15 to 23% के बीच में है। लेकिन दोस्तों अब वो पिक्चर बदल रही है, क्योंकि इंडिया उस हैवी ड्यूटी मेल्ट एंड मोल्ड वाले गेम के अंदर घुस रहा है जहां असली पैसा बनता है। तो आज हम उस इनविजिबल $multi-billion वाली सप्लाई चेन मशीनरी को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, जहां इंडिया एक मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है जो कि चाइना की डीप रूटेड मोनोपोली को तोड़ने की एक बड़ी कोशिश है। एक ऐसी कोशिश जो कि पिछले 10 सालों में वेस्ट भी नहीं तोड़ पाया है। तो दोस्तों इस एपिक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्न अराउंड को बिल्कुल बेस से समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली 2013 में जाना पड़ेगा। ये वो साल था जब एप्पल की अगर आप सप्लायर लिस्ट को देखते हैं ना, वहाँ एक क्लियर सा ट्रेंड था। उस वक्त आईफोन का जो सॉलिड मेटल चैसिस होता है और जो फ्रेम बनता है उसमें से 98% डायरेक्ट स्पेंड लीगेसी टाइटन्स पर होता था। जैसे अमेरिका की कंपनी अल्कोआ या फिर जापान की नेशन स्टील। ये वो मैसिव हेवी इंडस्ट्री जायंट्स है जिनके पास फाइटर जेट्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एडवांस गाड़ियां बनाने का दशकों का बहुत सारा एक्सपीरियंस था। और दोस्तों आपके हाथ में जो फोन है उसका मेटल भी उन्हीं फर्नेसेस से आता था जहां दुनिया की सबसे एडवांस मशीनरी बनती थी। लेकिन उसके बाद चाइना ने एक बहुत ही खतरनाक इंडस्ट्रियल गेम खेला, जिसे मैं ड्रग डीलर स्ट्रैटेजी के नाम से बहुत बार बताता हूँ। फंडा बहुत ही सिंपल सा था कि पहले अपने रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग को इतना ज्यादा सस्ता कर दो कि सामने वाले की सदियों पुरानी दुकानें बंद हो जाए, और फिर पूरी ग्लोबल मार्केट पर अपना एब्सोल्यूट कब्जा कर लो। चाइना की गवर्नमेंट ने अग्रेसिवली अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को वर्चुअली फ्री जैसी इलेक्ट्रिसिटी और स्टेट बैंक्स के थ्रू हेविली सब्सिडाइज लोन्स दिए। एरोस्पेस ग्रेड के एल्यूमिनियम को मेल्ट करना, उसको फ्लॉलेस आकार देना, जिसे इंडस्ट्री में सीएनसी मशीनिंग कहते हैं, इसमें सबसे बड़ा और ऑलमोस्ट अकेला बड़ा खर्चा बिजली का होता है। और दोस्तों जब फूजियान, नानपिंग और काम की एल्यूमिनियम जैसे चाइनीज कंपनीज को स्टेट स्पॉन्सर्ड सस्ती बिजली मिली, तो उन्होंने प्राइस वॉर में वेस्टर्न और जापानीज कंपनीज को पूरी तरह से तबाह कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 2023 आते आते फोन की मेटल स्किन और स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग का 84% हिस्सा अकेले चाइनीज फोन्स के टाइटली हेल्ड कंट्रोल में चला गया। एंड लेट्स बी वेरी क्लियर, ये सिर्फ एक फोन के कवर की बात नहीं थी। इस प्रोसेस में वेस्ट ने अपनी डुअल यूज टेक कैपेबिलिटीज को, यानी कि वो हाई प्रेसिजन स्किल्स जो कि डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में काम आती थी, वो हमेशा के लिए खोनी शुरू कर दी। आप अपना आईफोन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में असेंबल करवाएं, पर उसका प्राइमरी ढांचा जो है वो घूम फिर करके आपको चाइना से ही खरीदना पड़ता था। रिजल्ट ये है कि ये एक ऐसी डेंजरस और पावरफुल मोनोपोली बन गई है जिसने बीजिंग को दुनिया के सबसे यूबिक्विटस और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट पर एक गॉड मोड जैसा पावर दे दिया है, कंट्रोल दे दिया है। अब आपके दिमाग में एक नेचुरल सवाल आएगा कि यार चाइना इतना ही पावरफुल था तो उसने पूरे के पूरे फोन का इकोसिस्टम पर 100% कब्जा क्यों नहीं कर लिया? यहाँ पर आता है मॉडर्न टेक मैन्युफैक्चरिंग का सबसे फैसिनेटिंग सीक्रेट, जिसे हम स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ टेक कहते हैं। तो देखो दोस्तों, इस मार्केट में दो अलग अलग वेट क्लासेस हैं। एक है मीडियम हाईटेक और दूसरा है सुपर हाईटेक। मीडियम हाईटेक जैसे कि हेवी मेटलर्जी और एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन, ये सब पूरी तरह से कैपिटल इंटेंसिव होता है, जहां मैसिव फर्नेसेस लगाकर और बिजली को सस्ता करके मार्केट जीत सकते हैं, और यही चाइना ने भी किया। पर दूसरी तरफ सुपर हाईटेक वाला जो कैटेगरी होता है, जिसमें हाईली प्रोप्राइटरी केमिकल फॉर्मूलाज, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स और हजारों इंटरलॉकिंग ग्लोबल पेटेंट्स लगते हैं, और इस टेरिटरी में चाइना कंप्लीटली फेल तो नहीं हुआ है, पर काफी पीछे है आज भी। आप जरा खुद सोचिए, आजकल के जो नए नए स्मार्टफोन्स आते हैं वो इतने पतले होते हैं और उनके अंदर प्रोसेसर्स इतनी हीट को जनरेट करते हैं, उसके बावजूद उसके अंदर ये भी फीचर होता है कि वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। IP68 सर्टिफिकेशन होता है उनके पास। इन मॉडर्न डिवाइसेस में पुराने जमाने के मैकेनिकल स्क्रूज नहीं लगते हैं, इन्हें जोड़ने के लिए एक हाईली एडवांस माइक्रोस्कोपिक केमिकल एडेसिव लगता है। और ये एडेसिव इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो अलग अलग मटेरियल्स जैसे ग्लास और टाइटेनियम को चिपका सके, इंटरनल हीट को बाहर निकाल सके, और सबसे जरूरी बात, आपके 5G वायरलेस सिग्नल्स को ब्लॉक ना करे। और इन स्पेशलाइज्ड केमिकल्स में अगर एक माइक्रो मिलीमीटर का भी फ्लॉ आ जाए तो फोन के अंदर थर्मल रनअवे हो सकता है, या फिर जो उसके अंदर का OLED डिस्प्ले का पूरा सिस्टम है वो खराब हो सकता है। इस प्रिसाइज केमिकल टेरिटरी में अमेरिकन कॉन्ग्लोमरेट 3M और
जापान की सुमितोमो ने अपना पूरा का पूरा गढ़ बना रखा है। जहां एक तरफ अल्कोआ जैसी मेटल कंपनीज डूब गई हैं, पीछे हट गई हैं, वहीं पिछले 10 सालों में 3M ने अपनी एप्पल वाली सप्लाई चेन जो है उसके लिए जो 5 फैक्ट्रीज थी उसे बढ़ा करके 13 कर दिया है। आज 3M 2000 से ज्यादा स्पेसिफिक टाइप्स के एडवांस टेप्स, एडेसिव्स, ये सब कुछ बनाता है और उन्हें अलाबामा, इंडियाना, साउथ कैरोलिना से लेकर के जापान और साउथ कोरिया तक के सप्लाई चेन्स में पंप करता है। और साथ ही एप्पल के रेगुलेटेड सब्सटेंसेस के स्पेसिफिकेशंस इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि आप केमिकल कंप्लायंस को स्टेट सब्सिडी देकर के रातों रात कॉपी नहीं कर सकते, उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकते। इसलिए ये सुपर हाईटेक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हाई ग्राउंड आज भी स्ट्रिक्टली वेस्ट और जापान के कब्जे में है, कुछ हद तक कोरिया के कब्जे में है। तो यही आता है सवाल कि इस पूरे मैक्रो जियोपॉलिटिकल वॉर के बीच में हमारा इंडिया कहां स्टैंड करता है। सच्चाई है कि पिछले 5 सालों में हम स्ट्रिक्टली स्क्रूज एंड ग्लू वाले बॉटम टियर असेंबली फेज में थे, पर अब वो फेज पूरा होने आ गया है। हमारा PLI स्कीम बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। इसने फॉक्सकॉन, टाटा ग्रुप और भी बहुत सारे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे लेके आए हैं, जिसके कारण फाइनली असेंबली का सारा काम अब यहाँ पे होने लग गया है। लेकिन हमारा पूरा मॉडल एक बहुत ही पतली और हाईली वल्नरेबल लॉजिस्टिकल धागे पर लटका हुआ है। आपको इसे किचन के सिंपल से एनालॉजी से मैं समझाऊंगा कि भाई साहब आप ऐसे समझो, एक मास्टर शेफ है जो कि पिज्जा का हर कुछ बनाता है। हम वो लाइन कुक हैं जो कि पिज्जा का बेस चाइना से इंपोर्ट करता है, टॉपिंग्स भी कहीं और से इंपोर्ट करता है और उसको यहाँ पे आज के दिन असेंबल करता है। तो सोचिए अगर कोई जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाए या फिर पैंडेमिक जैसी प्रॉब्लम हो जाए जो पहले हो चुकी है, तो क्या करेंगे हम? ऐसे में हमें प्लेन भेज करके वहां से सामान मंगाना पड़ता है, वरना यहाँ पे हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाए। अगर शेंजन से आने वाले हेवी कार्गो शिप्स किसी ट्रेड ब्लॉकेड की वजह से मलाक्का स्ट्रेट या फिर चेन्नई पोर्ट पर नहीं पहुंचे टाइम पे, तो क्या होगा? हमारी ये जो सारी बड़ी बड़ी मेगा फैक्ट्रीज हमने लगाई है, जो लाखों जॉब्स हैं, ये जो पूरा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम हम खड़ा कर रहे हैं, ये रातों रात ठप पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास उन एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स को कंबाइन करके वो फोन बनाने का सारा मटेरियल होगा ही नहीं। इसी स्ट्रक्चरल और एग्जिस्टेंशियल ट्रैप को परमानेंटली तोड़ने के लिए इंडिया अब अपना सबसे ब्रूटल, अग्रेसिव और ऑप्टिमिस्टिक दाव को खेलने जा रहा है। हम स्क्रूज एंड ग्लू की लो मार्जिन मैनुअल लेबर वाली साइकिल से निकलकर सीधा हेवी इंडस्ट्रीज यानी कि मेल्ट एंड मोल्ड वाले फेज में अब एंट्री ले रहे हैं। और ये कोई छोटा स्टेप नहीं है बॉस। मेल्ट एंड मोल्ड का सीधा मतलब होता है रॉ कमोडिटीज जैसे कि बॉक्साइट या फिर पॉलीमर पेलेट्स, उनको लेना और थर्मोडायनेमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस से उनको निकालना, जिसके बाद डिमेंशनली परफेक्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। ये प्योर फिजिक्स और एडवांस मटेरियल साइंसेस की लड़ाई है। और जब एक्सट्रूजन और इंजेक्शन मोल्डिंग होती है तो कूलिंग फेज में टेम्परेचर जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो इंटरनल एयर वॉइड्स बन जाते हैं और पूरा का पूरा चैसिस टेढ़ा हो जाता है। अगर डिमेंशन में थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो स्क्रीन बॉडी से अलाइन ही नहीं होगी और डिवाइस अपने वाटर रेजिस्टेंस को खो देगा। इस एक्सट्रीमली टफ और कैपिटल इंटेंसिव टेरिटरी में स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ गया है आदित्य बिरला ग्रुप और उनका मेटल फ्लैगशिप जिसका नाम है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। हिंडाल्को सिर्फ एक कंपोनेंट्स मेकर नहीं है, वो दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम रोलिंग और रिसाइकलिंग कंपनी है। और अब वो आंध्र प्रदेश के कुप्पम में 586 करोड़ यानी कि लगभग $71 मिलियन का एक मैसिव स्टेट ऑफ द आर्ट हाई प्रेसिजन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्लांट लगा रहा है। और ज्यादा दूर नहीं है ये बात, मार्च 2027 तक कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने वाले इस प्लांट के, जिसके थ्रू 600 नई जॉब्स तो बनेंगी ही बनेंगी और बिल्कुल वही फ्लॉलेस एरोस्पेस ग्रेड का एल्यूमिनियम बनेगा जो कि आईफोन की बॉडी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब एक एनालिस्ट के रूप में मैं आपको इस फैसिलिटी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताता हूं जो इसकी जियोग्राफी में छुपा हुआ है। कुप्पम की एग्जैक्ट लोकेशन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका की बिल्कुल बीचों बीच आती है। ये एक लॉजिस्टिकल एपिसेंटर है जहां से फॉक्सकॉन की बेंगलुरु वाली मेगा फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से चेन्नई और श्री पेरुम्बदूर की मैसिव असेंबली क्लस्टर्स जहाँ पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन वाले बड़े बड़े प्लांट्स हैं, वो भी सीधे फास्ट मूविंग हाईवे से कनेक्टेड है। इस एक मूव से हिंडाल्को ने चाइना के पूरे लॉजिस्टिकल गेम को बाईपास कर दिया है अच्छे खासे आईफोन्स को बनाने के लिए। अब जरा ऐसे सोचिए कि अगर फॉक्सकॉन इंडिया को 1 मिलियन फ्रेम्स चाहिए, नई चैसिस चाहिए फोन्स के लिए, तो उन्हें फुजियान, नानपिंग या फिर किसी स्लो मैरीटाइम रूट पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। एक हेवी ट्रक कुप्पम से निकलेगा और चंद घंटों के अंदर सीधा फॉक्सकॉन की असेंबली लाइन पर आके खड़ा हो जाएगा और सामान यहीं पे सारा रेडी होगा। साथ ही हिंडाल्को अपने अपस्ट्रीम बॉक्साइट माइनिंग और प्राइमरी स्मेल्टिंग को इस प्लांट के साथ वर्टिकली इंटीग्रेट करेगा, जिससे इंडिया ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के जो वॉलेटाइल फेजेस होते हैं उनसे कंप्लीटली इंसुलेट हो जाएगा इस एंटायर सप्लाई चेन के लिए। और हाँ, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की अलग से पूरी बनाई एक पॉलिसी है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। उसके अंदर अग्रेसिव सपोर्ट दिया गया है जिसके थ्रू आज ये प्लांट यहाँ बन रहा है, जो कि चाइनीज मोनोपोली के ऊपर एक एब्सोल्यूट लीथल सर्जिकल स्ट्राइक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशंस यहाँ रुकने वाले नहीं है, क्योंकि चैसिस तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइस का एक स्केलेटन होता है और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सरकार ने काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया कि हमें कुछ तो करना है। और आप जरा ऐसे सोचिए कि मॉडर्न आईफोन को प्रैक्टिकली जिंदा रखने के लिए मल्टी लेयर्ड पीसीबीज, हाई कैपेसिटी कैपेसिटर्स, लिथियम आयन सेल्स और कॉम्प्लेक्स कैमरा मॉड्यूल्स, इतना सब कुछ चाहिएगा। हर चीज के लिए पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा।
इस इंट्रिकेट इलेक्ट्रॉनिक नर्वस सिस्टम को यही इंडिया में बनाने के लिए सरकार ने ECMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का ब्रह्मास्त्र चलाया है। इस स्कीम का आउटले 22,919 करोड़ का है, जो कि स्पेशली इन्हीं डीप टेक कंपोनेंट्स को टारगेट करता है। और इस स्कीम के अंडर रिसेंट में सरकार ने 22 अलग अलग प्रपोजल्स को सिलेक्ट किया, जो कि लगभग 42,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इंडिया में। तो देखो, सरकार ने हमारी टारगेट बहुत ही क्लियर सेट कर रखा है कि हमें आने वाले वक्त के अंदर 2.58 लाख करोड़ का प्रोडक्शन जनरेट करना है और इन अपस्ट्रीम सेक्टर्स में 34,000 हाईली स्किल्ड जॉब्स क्रिएट करनी है। एंड ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा वैलिडेशन पॉइंट ये है कि एप्पल ने खुद ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर को देखते हुए 5 डेजिग्नेटेड एंकर वेंडर्स को सिलेक्ट किया है और उनके साथ टाई अप किया है। इन वेंडर्स में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और मदरसन जैसे जाइजेंटिक इंडियन कॉन्ग्लोमरेट शामिल है, जो लगभग 30,537 करोड़ सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड सब असेंबलीज और हैवी टूलिंग मशीनरी पर इन्वेस्ट कर रही हैं। और ऐसे ही फोन की न्यूरोलॉजिकल फ्रेमवर्क यानी कि PCB बोर्ड्स को डोमिनेट करने के लिए सिरमा SGS अकेले आंध्र प्रदेश में 1800 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो इंडिया का सबसे बड़ा PCB मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। साथ ही AT&S इंडिया और इंडिया सर्किट जैसी कंपनीज भी हैं जो कि अग्रेसिव लोकलाइजेशन ड्राइव कर रही हैं। साथ ही फोन्स को सेफ और कंटिन्यूअस पावर देने के लिए ATL बैटरी टेक और डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेस्टिक लिथियम सेल्स एज वेल एज एडवांस कैपेसिटर्स बना रहे हैं। और हाँ, सबसे गेम चेंजिंग बात को भी सुन लो, इन एडवांस प्लांट्स और मेगा फैक्ट्रीज में जो रोबोटिक्स, ऑटोमेशन आर्म्स और CNC टूलिंग मशीनरी लगेगी, वो भी अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। भारत फौज, विप्रो पारी और जाबिल जैसी कंपनीज इंडिया में ही वो स्पेशलाइज्ड रोबोट्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन अब शुरू कर रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि काफी बार ऐसा हो कि वो मशीन हमें चाहिए थी और चाइना से वो आ नहीं पा रही थी। उस प्रॉब्लम को अब हम यहीं पे सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों, इस पूरे हेवी मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन ने इंडिया की जियोग्राफी को 2 हाईली स्पेशलाइज्ड और म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री हिस्सों में बांट दिया आज के दिन। साउथ ऑफ इंडिया, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक आते हैं, वो प्रैक्टिकली हेवी मेटलर्जी और मैसिव फाइनल असेंबली का अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल एपिसेंटर बनते जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में है हरियाणा का बेल्ट, यानी कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर वाला क्लस्टर, जहां पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स का पावर हाउस बन रहा है। हरियाणा सरकार की अपनी एक ESDM 2024 पॉलिसी है, जिसके तहत अपने लीगेसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को फुल्ली ऑटोमेटेड इंडस्ट्री 4.0 एनेबल्ड फैसिलिटीज में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये वो फैसिलिटीज है जहां पे AI ड्रिवन क्वालिटी कंट्रोल और मशीन विजन इंस्पेक्शन पर हेवी फोकस है। आज रियलिटी ये है कि एप्पल की सप्लाई चेन में हरियाणा के VVDN टेक्नोलॉजीज से लेकर के केरला के SFO टेक्नोलॉजीज तक करीबन 8 स्टेट्स और 40 से ज्यादा अलग अलग सप्लायर्स इस इकोसिस्टम को पूरी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी एक्सप्लिसिटली इसीलिए बनाई गई थी ताकि हम चाइना के ग्वांगडोंग प्रोविंस जैसी डीप, हाईली एफिशिएंट और एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इंडिया में भी पूरी तरह से बना सके। और ये सब कुछ ब्लाइंडली नहीं हो रहा है। इस पूरे इकोसिस्टम के ऊपर एप्पल का एक अल्टीमेट अनकॉम्प्रोमाइजिंग फिल्टर लगा हुआ है, जिसे क्लीन एनर्जी प्रोग्राम कहते हैं। एप्पल का सिंपल सा एक मैंडेट है कि 2030 तक हमारे हर एक सप्लाई पार्टनर को 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। एंड कमाल की बात यह है कि आज के दिन 3M और ASE टेक्नोलॉजीज के साथ 250 से ज्यादा ऐसे ग्लोबल और इमर्जिंग पार्टनर्स हैं जो कि इस स्टैंडर्ड को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं। ऐसे ही एप्पल की एक और स्ट्रिक्ट डिमांड है कि एप्पल के आईफोन्स में 100% रिसाइकल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज होने चाहिए। कोबाल्ट वही वाला यूज होना चाहिए जो कि सर्टिफाइड रिसाइकल्ड है। तो जो नए मेल्ट एंड मोल्ड प्लांट्स हैं, जो मेगा फैसिलिटीज आज हमारे देश में बन रही हैं, वो पहले दिन से ही एक्सट्रीम ESG कॉन्स्ट्रेंट्स और स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस को अपने फाउंडेशनल डिजाइन में ही बिल्ड कर रही हैं। तो दोस्तों, हिस्टोरिकल डेटा क्रिस्टल क्लियर है और वो कभी झूठ नहीं बोलता है। वेस्ट ने मीडियम हाईटेक मेटलर्जी छोड़ करके IP हेवी केमिस्ट्री को पकड़ा है। इंडिया बरसों तक स्क्रूज एंड ग्लू की लो मार्जिन साइकिल में फंसा हुआ था। आज हम उससे अपग्रेड कर रहे हैं और अगले लेवल पर जा रहे हैं। पर अब हिंडाल्को के आने से और ECMS के तहत बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, उसके कारण पूरा का पूरा ग्लोबल इक्वेशन पलटने लगा है। ये पूरा चांस है कि हम कुछ अलग कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ बड़ा बना सकते हैं। हमने मेल्ट एंड मोल्ड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की वो जो पूरी साइकिल थी, उसकी तरफ बड़ा कदम उठा दिया है। दरवाजे हमारे लिए खुल चुके हैं। फूजियन, नानपिंग की मोनोपोली और उनके मैसिवली सब्सिडाइज प्रोग्राम से आज हम लड़ रहे हैं। हाँ, ये सब ओवरनाइट नहीं होगा, पर एज आई सेड, पहला कदम उठा लिया गया है। तो दोस्तों, खुशी की बात यही है कि हम असेंबल्ड इन इंडिया की बेसिक टैग को पीछे छोड़ करके मेड, मेल्टेड एंड मोल्टेड इन इंडिया की तरफ अपना दरवाजा खोल रहे हैं। अगली बार जब आप अपना आईफोन अपने हाथ में लें, तो उसकी फ्लॉलेसली मशीन्ड ठंडी मेटल बॉडी को टच करते हुए जरा प्राउड फील करिएगा, क्योंकि वो बॉडी और उसके अंदर का कॉम्प्लेक्स दिमाग काफी हद तक अब हमारे इंडिया में बनना शुरू हो रहा है। और इसी के साथ दोस्तों, आई एम जयंत मुंद्रा एंड यू आर वॉचिंग ग्रो एज। सब्सक्राइब नाउ टू स्टे क्यूरियस। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।